बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद कमांडो जो भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सफ़ों में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रा के नापाक अज़ाइम को कैसे नाकाम बनाता रहा। मेरी ये सच्ची दास्तान सुनने के लिए गाजी चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बिला तखीर पहुँचती रहें। संतरी ने दूसरे संतरी से कहा, हवालदार कर्नल साहब को फ़ोन करो, अगर वो इजाज़त देते हैं तो हम साहब को अंदर जाने देगा। दूसरा संतरी दौड़कर कैबिन में घुस गया और टेलीफोन की हत्थी घुमाकर हेलो हेलो करने लगा। इमदाद अली कहता है कि हमें महसूस होने लगा कि हम फंस गए हैं। अम्बाला पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से विक्रम दयाल की ड्यूटी लगी हुई थी कि मैं उसे जो ऑर्डर करूं उसको फौरी तौर पर बजा लाए। मेरी असल हैसियत के बारे में उसे पूरी तरह बता दिया गया था। घंटी बजती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठाकर बेजारी से कहा, थाना, क्या बात है? मैंने कहा, SHO विक्रम दयाल से बात करवाओ। वो की मुहर्रर था और करख्त लहजे में बोला, जो बात करनी है मुझसे करो, साहब को क्यों बुलाते हो? मैंने बड़े आराम से कहा, अगर तुम्हें अपनी नौकरी अच्छी नहीं लगती महाशे और तुम इसी वक्त अपनी पेटी उतरवाना चाहते हो तो फिर तुमसे ही बात कर लेते हैं। मुहर्रर डर गया और बोला, सर दयाल जी को बुलाता हूँ। दूसरे लम्हे विक्रम दयाल SHO की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, हुक्म सर, मैं SHO थाना विक्रम दयाल बोल रहा हूँ। मुहर्रर ने शायद उसे आंखों ही आंखों में बता दिया था कि फ़ोन पर कोई अफसर बोल रहा है। मैंने कहा, विक्रम दयाल, मैं नंबर 2112 बोल रहा हूँ। विक्रम दयाल ने हक लाते हुए कहा, हुक्म सर, मैं आपका खादिम बोल रहा हूँ। मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुनो। फिर मैंने उसे बताया कि अमरूदों के बाग के नीचे जो बारादरी है, उस बारादरी के नीचे एक तय खाना है। उस तय खाने में उस वक्त 2 पाकिस्तानी जासूस छुपे हुए हैं। फ़ौरन पुलिस के मुसल्लह गार्ड लेकर वहाँ पहुँचो और दोनों को गिरफ्तार करके अम्बाला डिवीज़न हेडक्वार्टर में पेश करो। विक्रम दयाल की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, अभी हुक्म पर अमल होता है। मैं फ़ौरन गार्ड लेकर वहाँ जा रहा हूँ। जल्दी करना, देर कर दी तो दोनों जासूस हाथ से निकल जाएंगे। सर हम अभी जा रहे हैं, गार्ड तैयार हैं सर। ओके सर। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और दिल में दुआ मांगने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, दोनों कश्मीरी मुजाहिद अली शाह और इमदाद अली कहीं तहखाने में वापस जाने की हमाकत न कर बैठे हों। मगर वो बड़े अक्लमंद थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। मलिरकोटला के SHO की सरकर्दगी में पुलिस गार्ड बारादरी के पास आकर तहखाने का रास्ता तलाश करने लगे। उन्हें बहुत जल्द झाड़ियों में नीचे जाता रास्ता मिल गया। वो बर्क रफ्तारी से नीचे तहखाने में पहुंच गए, मगर वहां नाम निहाद पाकिस्तानी जासूस नहीं थे। वहां उनकी स्टेन गन्ने, 2 पिस्तौल और कमांडो पार्टी का दूसरा सामान मौजूद था, मगर कमांडो गायब थे। पुलिस ने सारे बाग पर कब्जा कर लिया। दोपहर तक मैं मलिरकोटला के स्टेशन वाले मीज़ार पर ही धुनी रमाए बैठा रहा, क्योंकि मुझे दोबारा फ़ोन करके छापे का नतीजा मालूम करना था। मैं 2 बजे दोपहर किसी बहाने उठकर स्टेशन के टेलीफोन बूथ में आ गया। SHO विक्रम दयाल को फ़ोन करके रेड के बारे में पूछा तो उसने डरते डरते बताया, कमांडोज के ठिकाने पर हम ठीक पहुंच गए थे। वहां से 2 स्टेन गन्ने, 2 पिस्तौल और दूसरा सामान भी बरामद कर लिया है, मगर अफसोस के कमांडोज फरार होने में कामयाब हो गए। मैं दिल में बड़ा खुश हुआ और खुदा का शुक्र अदा किया। ऊपर से SHO पर बरस पड़ा, तुम लोगों ने छापा मारने में देर कर दी होगी, तुम सब के सब नाअहल लोग हो, मैं तुम्हारी ऊपर रिपोर्ट करूँगा। तुम लोगों ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है, तुम्हारे खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया और वहाँ से अम्बाला डिवीज़न के खुफिया पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर वर्मा को फ़ोन कर दिया। ये उसका ख़ास नंबर था। वो मिल गया और कहने लगा, सर हमें मालूम हो गया है कि मलिरकोटला की पुलिस का रेड नाकाम रहा है। आपने ठीक जगह की निशानदेही कर दी थी, मगर मलिरकोटला की पुलिस का अमला देर से वहाँ पहुँचा होगा। मैंने इंस्पेक्टर वर्मा पर भी गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और उसे भी खूब डांटा। तुम सब सेवल और खुफिया पुलिस वाले एक ही थैली के झट्टे पट्टे हो, तुम सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने इतनी मेहनत से पाकिस्तानी कमांडोज का सुराग लगाया और उनके ठिकाने का पता निकाला, और तुम सब ने मिलकर हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। इंस्पेक्टर वर्मा भी माजरत पेश करने लगा। मैंने कहा, मेरे पास तुम्हारी वजाहतें सुनने का वक्त नहीं है, मैं पूरी रिपोर्ट ऊपर भेज रहा हूँ। अब फैसला ऊपर वाले करेंगे कि तुम्हारे खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बूथ के बाहर आकर मैंने स्टूल पर बैठे हुए चौकीदार को 50 रुपये देकर कहा, मैंने अम्बाले अपने मुरीद को फ़ोन किया था, ये उसके पैसे हैं। वो पैसे नहीं ले रहा था, मगर मैंने ज़बरदस्ती पैसे उसकी जेब में डाल दिए और उसके सर पर हाथ रख कर कहा, खुदा तुम्हारा भला करे, तुम बड़े अच्छे आदमी हो। अल्लाह हक अल्लाह। और मैं अल्लाह हक अल्लाह का विर्द करता वहाँ से सीधा नूर बाबा शाह जी के वाले मीज़ार की तरफ रवाना हो गया। अब मुझे स्टेशन वाले मीज़ार पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कुछ वक्त निकाल कर दिल्ली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ मिस्टर सुरिंदर कोहली को अपनी कार्रवाई या जो ड्रामा मैंने खेला था उसके बारे में बताना चाहता था।
शाम तक मैं मिज़ार पर ही रहा। पार्वती औरतों के दरमियान बैठी उनके मसले मसाइल सुनती रही। शाम होते ही मैं दोबारा रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहाँ से मैंने दिल्ली डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ का नंबर मिलाया। वो मौजूद था। उसी ने रिसीवर उठाया। मैंने अंग्रेज़ी में कहा, सर मैं धर्मचंद बोल रहा हूँ। आपको ज़रूर मालूम हो गया होगा कि मलीरकोटला की पुलिस ने क्या हमाकत की है। चीफ ने मलीरकोटला के SHO को अंग्रेज़ी में गाली देते हुए कहा, वो तो उल्लू का पट्टा है। लोकसभा के एक मेंबर की सिफारिश पर SHO बन गया था। मैंने उसे फ़ौरन मुअत्तल करवा दिया है। मैंने कहा, सर उसने रेड करने में देर कर दी। जिस वक्त मैंने उसे टेलीफोन करके बताया था कि बारादरी के तहखाने पर हमला कर दो, उस वक्त दोनों पाकिस्तानी जासूस तहखाने में मौजूद थे। मगर SHO ने नाअहली दिखाई और मेरे फ़ोन करने के 1 घंटा बाद छापा मारा। ये मैंने यूं ही कह दिया था। चीफ सुरिंदर कोहली कहने लगा, मिस्टर धर्मचंद, तुम्हारी कारकर्दगी निहायत आला रही है। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने कमांडोज के खुफिया ठिकाने की सही निशानदही की थी। वहाँ से जो असलिया वगैरह बरामद हुआ है उसने साबित कर दिया है कि दोनों बड़े तरबियत याफ्ता और ख़तरनाक कमांडोज थे। अगर वो पकड़े जाते तो ये हमारी बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन पुलिस ने हमारे किए किराए पर पानी फेर दिया। मैंने कहा, सर हम अपनी ड्यूटी पूरी तरह जान लड़ाकर अदा कर रहे हैं। यहाँ मलीरकोटला के मुसलमानों में रहकर पाकिस्तानी जासूसों का सुराग लगाना जान जोखों का काम है। सर ये मुसलमान बड़े मोहतात हैं। पाकिस्तानी कमांडोज के बारे में पूछो तो हाथ नहीं पकड़ाते। हर कोई यही कहता है कि हमें कुछ मालूम नहीं। सर हमने बड़ी मेहनत और ज़बरदस्त चालाकी और अय्यारी से काम लेते हुए इन दोनों जासूसों का सुराग लगाया था। मैं चाहता हूँ कि हमारी कारकर्दगी की रिपोर्ट बाल ठाकरे जी को भी पहुँचा दी जाए, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि हम भारत माता के सपूत यहाँ दुश्मनों में भी बेस बदल कर आराम से नहीं बैठे हुए। चीफ सुरिंदर कोहली कहने लगा, तुम फिक्र न करो धर्मचंद, ये रिपोर्ट आज दोपहर को ही मैंने पूरी तफसील के साथ बाल ठाकरे जी को टेलीफोन पर बता दी थी और बजरिया डाक भी रवाना कर दी थी। बाल ठाकरे जी भी तुम्हारी कारकर्दगी से मुतमईन थे, मगर वो मलीरकोटला के साथ साथ अम्बाला की पुलिस को भी गालियाँ दे रहे थे कि ये सब भारत देश के दुश्मन हैं और पाकिस्तानी कमांडोज से मिले हुए हैं। उनके कहने पर वज़ीर दाखिला ने मलीरकोटला और अम्बाला हेडक्वार्टर के 6 अफसरों को फौरी तौर पर लाइन हाजिर कर दिया है। मैंने कहा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? ये मैंने इसलिए पूछा था कि मुझे जलंधर में वाक़या बोर्ड वाले मंदिर में मुसलमानों के कातलों को भी ठिकाने लगाने जाना था। इसके लिए भी मैंने एक स्कीम सोच रखी थी। चीफ ने जवाब दिया, जिस तरह तुम मुनासिब समझते हो करो। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मलीरकोटला के मुसलमानों में रहकर तुम उन पाकिस्तानी कमांडोज का एक दफ़ा फिर सुराग लगाने में कामयाब हो सकते हो तो वहीं बैठे रहो। अगर तुम ऐसा नहीं समझते तो फिर हम तुम्हें दूसरे मिशन पर भेज देंगे। दूसरा मिशन वही था जिसके बारे में मैं पहले बयान कर चुका हूँ, यानी मुझे पाकिस्तानी कमांडो के बेस में गिरफ्तार करके जलंधर जेल में बंद करके मुझ पर नुमाइशी टार्चर करना था। जेल के कैदियों में ये खबर मशहूर करनी थी कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी कमांडो को गिरफ्तार किया है जिस पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है, और इसके बाद मुझे उन 2 कश्मीरी कमांडोज में से किसी एक कमांडो की कोठरी में बंद कर देना था जो पहले से जलंधर जेल में थे और जिनके बारे में इंडियन पुलिस को ये शुबा था कि वो पाकिस्तानी कमांडोज हैं, हालांकि वो कश्मीरी मुजाहिद थे। मैंने अपनी सोची समझी स्कीम पर अमल करते हुए कहा, सर अब मेरा यहाँ मलीरकोटला में ठहरना बेकार है, क्योंकि कमांडोज के खुफिया ठिकाने पर पुलिस के छापे की खबर यहाँ सब में मशहूर हो गई है और अब वो लोग ज़्यादा मुहतात हो गए होंगे। अब यहाँ के किसी मुसलमान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि अगर उसके पास कोई कमांडो छुपने के लिए आ जाए तो वो पुलिस को या हमें उसकी खबर करे। फिर तुम दूसरे मिशन की तैयारी के लिए जलंधर सिटी पुलिस हेड ऑफिस के SP हरपाल सिंह के पास जाकर रिपोर्ट करो। हमने हरपाल सिंह को तुम्हारे मिशन के बारे में ब्रीफ भी कर दिया है और उसे तुम्हारे मिशन की फ़ाइल की कॉपी भी भेज दी है। मुझे मालूम था कि एक बार मैंने जलंधर सिटी पुलिस के SP हरपाल सिंह को जाकर रिपोर्ट की तो उसके बाद मैं फर्जी कैदी सही लेकिन बहरहाल कैदी बनकर जेल में डाल दिया जाऊंगा और अपने मुसलमान भाइयों के कातलों भास्कर, शिवा और पटीकर को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिल सकेगा। इसके लिए ज़रूरी था कि मुझे जलंधर में कुछ वक्त आज़ादी से चलने फिरने का मौका मिल जाए। मैंने इसकी भी तरकीब सोच रखी थी और मैंने चीफ से कहा, सर मैंने यहाँ अपने तौर पर जो मालूमात हासिल की हैं उनके ज़रिए मुझे मालूम हुआ है कि उन पाकिस्तानी कमांडोज का जलंधर की सब्ज़ खानका वाली दरगाह के मुतवल्ली के पास ही आना जाना है। हो सकता है वहाँ से मुझे उन मफरूर कमांडोज का कोई सुराग मिल जाए। डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा, तो ठीक है, तुम पहले जलंधर जाकर ये सुराग लगाओ, इसके बाद SP हरपाल सिंह को रिपोर्ट करना। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से सीधा SP हरपाल सिंह के पास ही जाऊँ, लेकिन अपना जेल के कैदी वाला मिशन शुरू करने से पहले 2-3 रोज़ के लिए सब्ज़ खानका में ही क़याम करूँगा। अगर वहाँ कोई सुराग ना मिला तो मैं अपना दूसरा मिशन शुरू कर दूँगा। चीफ कहने लगा, लेकिन इस दौरान तुम्हें अपना हुलिया दूसरे लोगों से छुपाना होगा। दूसरे लोगों से मेरी मुराद जेल के लोग हैं। मैंने कहा, इसका इंतज़ाम मैं वहाँ जाकर कर लूँगा, आप बेफिक्र रहें। हाँ, पार्वती मेरे साथ नहीं जाएगी। चीफ बोला, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तुम उसे मलीरकोटला से वापस दिल्ली भेज दो। इस मिशन पर तुम अकेले जाओगे।
जब ये सारी बातें हो गई तो मैंने फ़ोन बंद किया और वापस शाहजी के मज़ार पर आकर पार्वती को बताया कि मैं अपने दूसरे मिशन पर कल जलंधर जा रहा हूँ। तुम्हें वापस दिल्ली हेडक्वार्टर रिपोर्ट करनी होगी। वो पहले ही इस मिशन की बक बक जक जक से तंग आ चुकी थी और लंबा सांस भरकर बोली, ओ थैंक गॉड। दूसरे दिन मैंने नूर बाबा से इजाज़त ली और उसे कहा कि हम बड़े पीर साहब की ज़ियारत के लिए रांची और जबलपुर की तरफ जा रहे हैं। वापसी पर मुलाकात होगी। नूर बाबा मुझसे गले लग कर मिला। हम सुबह की ट्रेन में सवार होकर पटियाला और वहाँ से अम्बाला आ गए। अम्बाला से मैंने पार्वती को दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बिठाया और खुद लारी में बैठकर जलंधर पहुँच गया। जलंधर पहुंचकर मैं सीधा सिटी पुलिस के हेडक्वार्टर आया। खुफिया पुलिस का ऑफिस भी वहीं एक अलहदा विंग में था। एसपी हरपाल सिंह बड़े इत्तेफाक से उठकर मिला और कहने लगा, धर्मचंद जी, हमें आपका कल से इंतज़ार लगा हुआ था। ख्याल था कि आप कल शाम को पहुंचेंगे। मैंने कहा, बस ज़रूरी कामों में लगा रहा। अब आप ऐसा करें, मुझे अपने ख़ास कमरे में ले चलें जहां आपका बेस बदलने का सामान वगैरह होता है। हरपाल सिंह बोला, महाराज पहले कुछ भोजन पानी चख लें। मैंने कहा, पहले ड्यूटी इसके बाद भोजन पानी। हम एक कमरे में आए जहां हर किस्म के बेस बदलने के कपड़े और दूसरा सामान रखा हुआ था। मुझे चूँकि जलंधर जेल और किसी हद तक जलंधर सिटी पुलिस के अमले से अपने चेहरे को कम से कम 3-4 दिन के लिए छुपाना था, इसलिए मैंने अपने लिए लंबे लंबे बालों की वेग और एक लंबी दाढ़ी पसंद की। फिर मैंने हरपाल सिंह से कहा, मैं मलंग बाबा के बेस में सब्ज़ गुंबद वाली खानकाह में 2-1 दिन गुजारूंगा। हमें रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पाकिस्तानी कमांडोज आए थे। इसके बाद अपना जेल वाला मिशन शुरू होगा। हरपाल सिंह बोला, जैसे आपकी मर्जी महाराज, हम तो आपके हुक्म के पाबंद हैं। आप अपने साथ खुफिया पुलिस के बॉडीगार्ड ले जाना पसंद करेंगे? मैंने जोर देकर कहा, खबरदार, ये मैं सख्ती से हुक्म देता हूँ कि मेरे साथ कोई खुफिया पुलिस वाला ना हो। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ कम से कम 10 मील के इलाके में किसी खुफिया पुलिस के आदमी को मौजूद नहीं होना चाहिए। इस तरह हमारा सारा मिशन तबाह हो सकता है। पाकिस्तानी कमांडोज के भी अपने खुफिया आदमी होते हैं। उन्होंने आपकी खुफिया पुलिस के आदमियों को देख लिया, तो अगर किसी पाकिस्तानी कमांडोज को वहाँ आना भी हुआ तो वो नहीं आएगा। ये पेशबंदी मैंने इसलिए की थी कि जब मैं रात के वक्त बोर्ड वाले मंदिर में मुसलमानों के कातलों को ठिकाने लगाने जाऊं तो कहीं खुफिया पुलिस वालों को पता न चल जाए कि मैं आधी रात को बोर्ड वाले मंदिर में गया था और वहां 3 आदमियों का खून हो गया था। मुझ पर तो शक भी नहीं किया जा सकता था, मगर मेरे लिए हालात मज़ीद पेचीदा हो सकते थे और जलंधर पुलिस के ज़हन में ये ख्याल आ सकता था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि मेरे मंदिर में जाने और वहाँ से निकलने के बाद 3 आदमियों की लाशें वहाँ पड़ी हैं। अगर मैंने वो खून नहीं किए तो फिर किसने किए थे? अगर मैंने 3 हिंदुओं को हलाक किया था तो हिंदू होकर मैंने ऐसा क्यों किया था? चुनांचे मैंने अपनी स्कीम के मुताबिक CID को अपने आसपास रहने से मना कर दिया। मुझे मालूम था कि जलंधर पुलिस को मेरी ज़बरदस्त हैसियत का इल्म हो गया होगा और उन्हें यह भी मालूम हो चुका होगा कि मैंने मलीरकोटला और अम्बाला ज़िला हेडक्वार्टर पुलिस के दर्जन पर एहलकारों को लाइन हाजिर करा दिया है। हरपाल सिंह बोला, सर आप इत्मीनान रखें, आप जहाँ भी जाएंगे हमारी खुफिया पुलिस का कोई आदमी वहाँ 10 मील तक मौजूद नहीं होगा। मैंने वो रात पुलिस हेडक्वार्टर के एक कमरे में ही बसर की। दूसरे रोज़ लंबे बालों की वेग और लंबी दाढ़ी लगाकर एक मलंग के बहरूप में मैं जलंधर शहर की सड़कों पर निकल आया। वहाँ इस किस्म के साधु और मलंग लोगों के लिए कोई अनोखी चीज़ नहीं है। जलंधर में भी काफ़ी मुसलमान मलीरकोटला से आकर कारोबार करने लगे थे और आबाद हो गए थे। मैं सीधा सब खानगाह पर पहुँच गया और दमाल डालने की बजाय खामोशी से एक तरफ होकर बैठ गया। मुझे ये इत्मीनान था कि मेरे पीछे जलंधर की CID नहीं लगी हुई और मैं आज़ादी से बोर्ड वाले मंदिर की तरफ जा सकता हूँ। कुछ देर सब खानकाह के इहाते में मलंगों के साथ बैठने के बाद मैं बोर्ड वाले मंदिर की तरफ रवाना हो गया। सौरात के मुसलमानों के कातलों यानी भास्कर, शिवा और पटीकर की तस्वीरें मैंने अच्छी तरह से देख रखी थीं और उनकी शक्ल 1 सेकंड में पहचान सकता था। वो लोग भी हुलिया बदल कर वहाँ नहीं रह रहे थे। उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। उनको तो सौरात अहमदाबाद शहर की शहसेना ने मुसलमानों की नज़रों से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए यहाँ पंजाब में भेज दिया था, क्योंकि सौरात के भयानक मुस्लिम कुछ फसादात के बाद वहाँ के मुसलमानों ने आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दर्ज करा दिया हुआ था। अगरचे इसका नतीजा कभी मुसलमानों के हक़ में नहीं निकला था, मगर गुजरात काठियावाड़ के मुसलमानों में सियासी और कानूनी शऊर बहुत ज़्यादा था और वो उसका भरपूर इस्तेमाल करना और उसे अमल में लाना जानते थे। बोर्ड वाला मंदिर हनुमान का मंदिर था। काफ़ी बड़ा मंदिर था। मंदिर के इहाते में जगह जगह हनुमान की मूर्तियां लगी हुई थीं। एक तरफ छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई थीं। कोने में ऊंचे चबूतरे पर तो कोने मीनार वाली मंदिर की इमारत थी। हिंदू औरतें और मर्द पूजा करने आ रहे थे। मैं एक मलंग के भेष में था, मगर ये ज़ाहिर नहीं होता था कि मैं मुसलमान मलंग हूँ। मेरे बालों और लंबे गहरे कुर्ते से ये ज़्यादा नुमाया था कि मैं हिंदू जोगी हूँ। ऐसा मैंने जानबूझकर किया हुआ था। मैं भी मंदिर के अंदर चला गया। हनुमान की मूर्ति के आगे हाथ बांधकर उसे प्रणाम किया, सर बिल्कुल न झुकाया। फिर बाहर आकर इहाते में एक तरफ होकर बैठ गया और आते जाते आदमियों को गौर से देखने लगा। मुझे उन लोगों के चेहरों में भास्कर, शिवा और पटीकर की तलाश थी। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा, मगर ये तीनों चेहरे नज़र न आए।
दोपहर का खाना मैंने वहीं एक लंगर पर से खाया और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। वहाँ कई दूसरे जोगी और साधु लोग भी बैठे हुए थे। मंदिर में से घंटियों की आवाज़ के साथ जय बजरंग बली के नारों की आवाज़ भी कभी कभी आ जाती थी। बैठे बैठे शाम हो गई। भास्कर शिवा वगैरह मुझे कहीं नज़र न आए। मुझे यकीन सा होने लगा कि वो यहाँ से जा चुके हैं, मगर मैंने हिम्मत न हारी और रात वहीं गुजारने का फ़ैसला कर लिया। मेरे पास काफ़ी पैसे मौजूद थे। मैंने एक पुजारी को 10 रुपये का नोट देकर कहा, भैया मैं कैलाश पर्वत का साधु मलंग हूँ, यहाँ हनुमान जी के मंदिरों की यात्रा को आया हुआ हूँ। रात बसर करने का कोई अच्छा सा ठिकाना मिल जाए तो बेहतर होगा। पुजारी ने एक कोठरी खोल दी और कहा, महाराज यहाँ आराम करें, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें, यहाँ आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। कोठरी में चारपाई पर बिस्तर लगा था, एक पुराना सा कंबल भी पड़ा था। मैंने कहा, बस ठीक है बाबा लोग, हम यहाँ रात काट लेंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या वो जाने लगा तो मैंने उसे बुलाकर कहा, भैया हमें यहाँ से आगे महाराष्ट्र में हनुमान जी के मंदिरों की यात्रा करने जाना है। तुम महाराष्ट्र के बारे में हमें कुछ बता सकते हो कि यहाँ हनुमान जी के मंदिर किस किस शहर में हैं, या अगर कोई ऐसा पुजारी हो जिसका ताल्लुक महाराष्ट्र से हो तो मैं उससे पूछ लूँ। तो पुजारी कुछ सोचकर कहने लगा, यहाँ महाराष्ट्र का कोई पुजारी तो नहीं है, सारे पंजाब के रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ 2-3 आदमी कुछ अरसे से आए हुए हैं, वो बड़े पुजारी जी के मेहमान हैं। वो तीनों मराठी हैं और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उम्मीद की बुझती हुई शमा फिर से रोशन हो गई। यकीनन ये पुजारी शिवा, भास्कर और पाटीकर के बारे में कह रहा था, क्योंकि वो तीनों मराठी यानी मरहटे थे और महाराष्ट्र के रहने वाले थे। मैंने कहा, भैया तुम मुझे उनसे मिलवा दो, मैं उनसे महाराष्ट्र के मंदिरों के बारे में खुद ही पूछ लूँगा, या फिर मुझे बता दो कि वो यहाँ कहाँ होंगे, मैं खुद ही उनसे मिल लूँगा। तो पुजारी कहने लगा, वो रात को देर से आते हैं और मंदिर में वो सामने वाली कोठरी उनकी है। रात को वो इसी कोठरी में सोते हैं और तुम वहाँ जाकर उनसे रात को मिल सकते हो। मैंने पुजारी का शुक्रिया अदा किया। वो चला गया तो मैंने उस कोठरी को देखा जहाँ मुसलमानों के दुश्मन और संगीन कातिल रहते थे। मैं अपने टारगेट पर पहुँच गया था। अब इस टारगेट को मारना था, इन तीनों कातिलों को मारना था। इन्हें मारने का मैं मलीरकोटला ही से बंदोबस्त करके चला था। मैंने वहाँ एक हिंदू या पुलिस वाले से रिवाल्वर हासिल कर लिया था जो उस वक्त मेरे पास था और भरा हुआ था। मैं अपनी कोठरी के आगे बैठ गया और दुश्मनों का इंतज़ार करने लगा जिन्हें रात गए वहाँ आना था।